कोरोना की ही करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ राज्यों में ये महामारी फिर से फैलने लगी है और इन्हें पांव पसार रही है। इन्हीं हालात पर चर्चा करने के लिए आज पीएम मोदी फिर से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। दरअसल ये वो राज्य हैं जहां पर संक्रमण लगातार फैल रहा है। पीएम आज वैक्सीन आने की तैयारियों को लेकर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार करेंगे। सर्दियों के साथ कोरोना का संकट और गहराने लगा है। देश के कई राज्यों में महामारी तेजी से पांव पसार रही है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बचाव के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना से निपटने की रणनीति और वैक्सीन की तैयारियों पर आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। पीएम की आज होने वाली बैठक 2 मुख्य मुद्दों पर है और इन दोनों मुद्दों पर 2 अलग अलग बैठकों में चर्चा होगी। पहला तो ये कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके साथ रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना। पहली बैठक सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच होगी। इस बैठक में पीएम मोदी केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इन राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों के साथ चर्चा के बाद पीएम मोदी की अगली बैठक भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही होगी। दूसरी बैठक 12 बजे के बाद होगी। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर राज्यों को उसकी सप्लाई और वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा होगी। वैक्सीन की सप्लाई और उसके रोड मैप पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर चिंतित क्यों है। दरअसल देश भर में कोरोना के रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है, लेकिन कुछ शहरों में मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कई राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार को चिंता है कि अगर यही हालात रहे तो पाबंदियों का दायरा और बढ़ सकता है। पाबंदियां बढ़ने पर अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शहरी इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्दियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा जताया है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर ने उम्मीद जरूर बढ़ा दी है, लेकिन वैक्सीन कब किसको कैसे मिलेगी, इसको लेकर कई सवाल हैं। वैक्सीन को लेकर 2 बातें अभी तक साफ हैं। पहली ये कि राज्यों को वैक्सीन अलग से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि केंद्र सरकार ही देगी। दूसरी ये कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ वैक्सीन का आविष्कार हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी इतने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाना और फिर टीकाकरण का इंतजाम करना। जाहिर है ये चुनौती काफी बड़ी है और राज्यों के साथ सटीक तालमेल के बगैर कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी बैठक को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता शरद जुड़ गए हैं, वहीं अहमदाबाद से गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि संक्रमण के मामले में इस वक्त दिल्ली सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों को यह आश्वासन दिया है कि ट्रेड पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तो फिर संक्रमण कैसे रोका जाएगा, इस पर क्या रोड मैप होगा दिल्ली सरकार का, आज इस बैठक में तय होगा। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है उसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री, खास तौर से जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां पे कोरोना के ज्यादा केसेज आ रहे हैं, उनसे जाना जाएगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से भी उनकी बात सुनने के बाद सुझाव दिए जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो व्यापारियों के साथ, ट्रेडर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तमाम चीजों का पालन करना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर के, व्यापारियों ने आश्वासन दिया था कि कोई भीड़भाड़ नहीं होने दी जाएगी। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए हम लोग खुद से इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसी आश्वासन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी लॉकडाउन को रोका जा सकता है, नहीं लगाएंगे, लेकिन
जो व्यापारी हैं, बाजार हैं, उनको अपने आप से इन तमाम चीजों का पालन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। तो आज जो बैठक होगी प्रधानमंत्री के साथ, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से बताएंगे कोरोना को लेके वो क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं और सेंटर की तरफ से क्या मदद की जा सकती है। प्रधानमंत्री उनको ये कहेंगे कि सेंटर क्या मदद कर सकता है। आपके पास गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, अहमदाबाद और साथ ही कई ऐसे शहर हैं इस वक्त गुजरात के जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। क्या इस रोकथाम का दायरा बढ़ाया जा सकता है? आज की इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज की जो मीटिंग रहेगी उसमें कई सारे पहलुओं पे बातचीत होगी, कि खास करके जो एक रिव्यू होगा कि गुजरात में इतनी ज्यादा स्थिति दिवाली के बाद खराब कैसे हुई और अगर हुई है तो किस तरीके से उसको रोका जाए। अगर बात की जाए, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात का नाम लिया था और गुजरात के नाम के साथ ये कहा था कि यहाँ पे राजकीय और जो सामाजिक ये सारे मेले हो रहे हैं, इन मेलों को क्यों नहीं रोका गया। उसके बाद ही गुजरात सरकार ने कल शाम को एक फैसला लिया और जो 200 शादियों में 200 लोग शामिल हो सकते थे उसको अब घटा के 100 लोग कर दिया और फ्यूनरल में जहां 100 लोग थे वहां पे 50 लोग कर दिए। तो गुजरात सरकार भी अब एक्टिवली इस पे काम कर रही है, क्योंकि लगातार मामले जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों में जो मौत का आंकड़ा है, कल गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में 17 लोगों की मौत हुई है, तो ये भी आंकड़ा काफी ज्यादा है और जो नंबर्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो वैसे में जो प्रधानमंत्री के साथ एक रिव्यू मीटिंग होगी और रिव्यू मीटिंग में ये लिया जाएगा कि किस तरीके से इसको रोका जाए गुजरात के अंदर, और खास करके जो 4 शहर है, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत। हमारे संवाददाता शरद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शरद, पहले तो गहलोत सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों पर उंगली उठाई कि वहां पर क्यों कुछ चीजों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आखिरकार उन्हें भी पाबंदी लगानी पड़ी क्योंकि आंकड़ों को कम करने के रोकथाम का और कोई तरीका नहीं नजर आ रहा था। आज की इस मीटिंग में किस तरह की बातचीत संभव है? देखिए, लगातार 3 दिनों से राजस्थान में 3000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो कोई ठोस प्रारूप सामने आएगा, क्योंकि उनके अशोक गहलोत के कैबिनेट, आधा जो कैबिनेट है वो कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पतालों में है। कई मंत्री अस्पताल में गंभीर अवस्था में भी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अस्पताल में हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा परेशानी जो है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। उसी चुनाव में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 5 दिन से चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी चुनाव में सारे मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप एक तरफ तो हम एहतियात करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव में सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं और सभाएं हो रही हैं, तो वहां कोरोना पॉजिटिव खुद सरकार के मंत्री हो रहे हैं, जहां पालना नहीं हो पा रही है गाइडलाइन की। दूसरी बड़ी जो परेशानी है, 25 तारीख को जो अबूझ सभा है, 25,000 शादियां हैं। 2 दिन बाद 27 तारीख को 12,000 शादियां हैं। इन शादियों को कैसे कंट्रोल कर, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। खरीदारी को लेकर जिस तरह से बाजार में लोग उमड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद और गोपी और साथी अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि आज जो मीटिंग होने वाली है वो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ है और इस बात पर चर्चा की जाएगी कैसे कोरोना के संक्रमण की रोकथाम की जाए। और पिछले कुछ हफ्तों से ही दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों की रफ्तार कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ मौत के आंकड़े लगातार 100 के करीब ही बने हुए हैं। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और भयावह होता जा रहा है। बीते दिनों बाजारों में भीड़ और त्योहारों की रौनक थी, तो अस्पताल में कोरोना की वजह से दम तोड़ते मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। पिछले 24 घंटे में 121 की मौत, पिछले 24 घंटे में 6,746 नए केस। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 40,212। कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर RT-PCR टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने RT-PCR टेस्ट के लिए मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई। एक मोबाइल लैब से 3000 टेस्ट रोज होंगे। पूरी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह 10 मोबाइल वैन से 30,000 सैंपल रोज इकट्ठा किए जा सकेंगे। RT-PCR मोबाइल वैन की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि एंटीजन जांच से कई संक्रमित लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। दिल्ली में कोरोना को लेकर अब और सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली के बाजारों में भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागलोई में जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया है। दिवाली पर जो कोरोना विस्फोट हुआ उसे संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब सख्त एक्शन ले रही है। दिल्ली की तंग गलियों में अब कोरोना सर्वे शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। शिक्षकों के मुताबिक हर टीम को एक दिन में लगभग 60 घरों तक पहुंचना होता है। औसतन 300 लोगों की जांच करनी होती है। दिल्ली में कोरोना घर घर पहुंच रहा है और अब इस महामारी से मोर्चा लेने के लिए बचाव और उपाय दोनों की घेराबंदी जरूरी है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना जैसी महामारी के बीच एक अच्छी खबर भी आपको दे दें। खबर यह है कि बहुत जल्द देश में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। ये कोरोना वैक्सीन अब कब तक उपलब्ध हो पाएगी, इस विषय पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से खास बात की। मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अपने अपने पहलू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका कार्यक्रम शायद उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हों, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से
ऊपर के लोग हैं। फिर उसके अभी बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर, नहीं मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरीज है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। एक साथ टारगेट करेंगे आप हाँ, इसी first मतलब phase हाँ, में। यस, ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस है? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हैदराबाद की, जहां की फिजा में ओवैसी ने उन बयानों का जवाब दिया जहां बीजेपी ने रोहिंग्या की मौजूदगी से लेकर जिन्ना तक का सवाल खड़ा किया था। ओवैसी ने पूछा कि रोहिंग्या है तो करो कार्रवाई। MIM is a Muslim-only party which wants to make Hyderabad of India look like Hyderabad of Pakistan. अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोड देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। ओवैसी ने हैदराबाद आने वाले बीजेपी नेताओं को दावत दे डाली। एक रेस्टोरेंट का नाम देकर कहा कि वहां की बिरयानी का लुत्फ उठाएं। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। किले गोलकुंडा है, जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के। कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे। उधर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की भविष्यवाणी कर दी है। दानवे को लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर वहां बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन कैसे? नहीं, तो तुम्हें आप समझू नका की परत सरकार येत नाही, सरकार येणारे 2-3 महिने नाही, हे लक्षात घ्या। 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे आणि कसं येणार आहे हे जर तुम्हाला पाहिजे तर बाहेर येऊन प्रेसवर बसले तर मारणार काय? तुम्हाला नाही सांगणार, त्याला सांगेन की सरकार कसं येणार आहे। गणित मांडून कशी लागेल आणि वाट पाहतोय निवडणूक कशी बघतात, ही निवडणूक करून जातात, मग तो काय करायचं? त्यामुळे कार्यकर्त्यात हिंमत आली पाहिजे की आपलं सरकार येणार आता। मग हा उमेदवार तर आपला आलाच पाहिजे, विधान परिषद सुद्धा आपलं बहुमत असलं पाहिजे। हे तिघ जण एकत्र पण एकमेकांचा भरोसा नाही यायला कोणाला। परभणी जिल्ह्याचं राजकारण। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की बात सामने आई है। आज तक के पास उन नेताओं और नौकरशाहों के नाम की लिस्ट है जो जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर चुके थे।
जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की जमीन पर सिर्फ पाकिस्तान की ही नापाक नजरें नहीं टिकी हैं, बल्कि इस नायाब हसीन वादियों पर हक का दावा करने वाले लोगों ने भी इसे दिल खोल कर लूटा है। सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर कायदे कानूनों को आड़ा तिरछा करके कुर्सी और रसूख का नाजायज फायदा उठाकर करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन को लूट का अड्डा बनाया गया। कुर्सी पर काबिज चेहरे बदल गए, सत्ता की पकड़ रखने वाले लगातार बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सरकारी जमीन की लूट। ये पूरा मामला है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 से जुड़ा हुआ, जिसे रोशनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट से कश्मीर में सरकारी जमीनों की लूट का ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिससे सुनियोजित तरीके से जन्नत की जमीन लूट ली गई। इसे फारूक अब्दुल्ला सरकार के समय में बनाया गया। उसके बाद एनसी की सरकार, पीडीपी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, फिर उसके बाद पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन स्थिति बदली नहीं। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से एक पूरा का पूरा नेक्सस पूरे मामले पर काम करने लगा। गरीबों की जो जमीन थी उस पर नेताओं ने, नौकरशाहों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और इसी वजह से अब पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि इन सभी से एक एक इंच जमीन वापस ली जा सके। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रोशनी एक्ट है क्या। एक बार इसका जवाब मिल गया तो पूरे घोटाले को समझना आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस एक्ट को सजाया, संवारा और लागू किया। इस एक्ट के तहत जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसे बाजार मूल्य के हिसाब से कीमत अदा करके नियमित कराया जा सकता है। यानी जिस शख्स का उस जमीन पर अवैध कब्जा है वो पैसे देकर जमीन को अपना बना सकता है। इस योजना का लक्ष्य ये था कि बाजार से 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं ताकि राज्य में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। यही वजह है कि बिजली पैदा करने वाले इस एक्ट को रोशनी एक्ट भी कहा गया। पहली बार जब फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आए तो जमीन पर अतिक्रमण का कट ऑफ वर्ष 1990 रखा। यानी 1990 तक जिसके पास सरकारी जमीन पर कब्जा था वही इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन जिसका जैसे मन किया उसने वैसे इस सिस्टम को तोड़ा। 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला दोबारा सत्ता में आए तो कट ऑफ डेट 2001 तक बढ़ा दिया। साल 2005 में पीडीपी के शासन में पहली बार कट ऑफ साल 2004 कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद की सरकार ने एक बार फिर इस एक्ट में बदलाव करके कट ऑफ साल 2007 कर दिया। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी जमीन की लूट जस की तस चलती रही। ये कश्मीर में सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। आरोप है कि कृषि भूमि को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। शहरों की सरकारी जमीन को इनाम और छूट के नाम पर बांटा गया। वन विभाग की जमीन को रिहायशी इलाकों में बदला गया और कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। रोशनी एक्ट लाया तो इसलिए गया था ताकि सरकारी नियम कायदे कानूनों के जरिए आगे बढ़ा जा सके और जितनी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है उनको हटाया जा सके या फिर उसको लीगलाइज किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के सामने आने के बाद एक सरकारें बदलती हुई चली गईं, लेकिन नहीं बदला तो रसूखदारों, नौकरशाहों और राजनेताओं का इस पूरे मामले पर रवैया और इसी वजह से एक के बाद एक घोटाले होते हुए चले गए, लेकिन किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की और एक पूरी चेन ऐसी डेवलप हुई जिसने इस सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन 2014 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। लूट का खेल बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही आए। यानी 0.3% पैसे ही सरकार के खजाने में आए। इस तरह से ये घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला है। इस बीच 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनों के तमाम ट्रांसफर रद्द कर दिए। अब मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लूट के इस खेल को बेनकाब करने का मन बना चुके हैं। भ्रष्टाचार पर मेरी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और मैं समझता हूं उस पर मैं कायम हूं। केवल फारूक अब्दुल्ला साहब का ईडी ने मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हर रोज कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अवैध ढंग से जिन लोगों ने संपत्ति
जमा की है उनको हम अटैच करा रहे हैं और ये अभियान हम अनवरत चलाएंगे। नहीं, कोई उसमें राजनीतिक पार्टी या किसी का सवाल नहीं। जिसने वो डरे जिसने लूट की है, वो डरे जिसने भ्रष्टाचार किया है, और इसको ऐसे लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीति में हो। सरकार एक्शन में तो है ही। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। इस फैसले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने जमीन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही जांच एजेंसी को हर 8 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट दायर करने के भी निर्देश दिए। यानी अब सालों तक सरकारी जमीनों की लूट करने वाले मुफ्तखोर नप सकते हैं। इसमें कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है। ऊपर से अनुच्छेद 370 का कवच भी ध्वस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कई लोगों की नींद उड़ चुकी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर की बात करेंगे, जहां पर लव जिहाद के आरोपों पर गठित एसआईटी टीम की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में कानपुर पुलिस ने 14 ऐसे मामलों की जांच की जिसमें लड़की के परिवार वालों ने लव जिहाद का आरोप लगाया था। लव जिहाद की एसआईटी रिपोर्ट की डिटेल हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जुटाई। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई। 3 प्रकरण मैंने बताया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं लड़कियों को प्रभावित करने के लिए, और ये उनको दिखाने के लिए वो उन्हीं के धर्म के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदला और फर्जी दस्तावेज बनाए। घर वालों की शिकायत पर दर्ज 14 केसेस की पड़ताल में 11 ऐसे मामले सामने आए जिसमें साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट बताएं उससे पहले एक पीड़िता की आप बीती बहुत गौर से सुनिए। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी। देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। तो मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम इतना डर डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी। उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको भी मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते थे। सुना आपने, पीड़िता को डराया और धमकाया गया था। अब एक और पीड़िता की जुबानी उस धोखे की कहानी सुनिए जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में दर्ज है। क्या था ये मामला? कैसे पता चला? क्या तुमको मालूम था पहले से, शुरुआत से, कि वो लड़का किसी दूसरे समुदाय का है, या पहले उसने खुद को हिंदू बताया? जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी, तो नाम राहुल सिंह बता रखा था हमें। एसआईटी ने जिन 14 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है उनमें 2 पीड़िता तक आज तक पहुंचा। सबसे पहले कानपुर में कथित लव जिहाद पर सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट की बड़ी बात समझिए। 14 में से 11 मामलों में साजिश का पर्दाफाश, असली पहचान छिपाकर प्यार का जाल बुना, फर्जी हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाया। जांच में आर्यन मल्होत्रा निकला फतेह खान। मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर शादी की। बाबू नाम रखकर ओवैस ने कोर्ट मैरिज की। 8 नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया। 4 आरोपी लड़के एक दूसरे से परिचित हैं। इस एसआईटी ने इस तरह के टोटल 14 प्रकरणों की जांच करी, और जो एसआईटी की जांच में ये निकल करके आया है कि 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं अपराध का होना पाया गया। ऐसा सिर्फ इस पीड़िता के साथ नहीं हुआ। लड़का अलग, नाम अलग, लेकिन साजिश का दिमाग एक जैसा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ भी नाम बदला गया था, दस्तावेज गलत दिए गए थे, आधार कार्ड, क्या हुआ था? मेरे साथ नाम बदल जब आए थे तो नाम बदला आर्यन मल्होत्रा। क्या नाम था? आर्यन मल्होत्रा।
बाद में पता चला था कि फतेह खान है। आर्यन मल्होत्रा उसने नाम बताया? जी, आर्यन मल्होत्रा बताया था, बाद में पता चला था फतेह खान है। जब पीड़िता को पता चला कि आर्यन मल्होत्रा का असली नाम फतेह खान है तो उसने विरोध किया, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर फतेह खान ने उसका मुंह बंद करा दिया। अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ चाहता है। तो वहीं लव जिहाद पर कानपुर पुलिस के SIT रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि केसेस के पीछे कोई बड़ा गैंग एक्टिव नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में ये भी पता चला है कि सिर्फ 3 मामलों में बालिग लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन सभी मामलों में लड़कियों के नाम बदलवाने की प्रक्रिया और स्पेशल मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया गया। यानी कि नाम बदलकर, दस्तावेज बदलकर और जानबूझकर दूसरे मजहब का बताकर लड़कियों से संबंध बनाए गए, उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद शादी की गई। कई परिवार परेशान रहे। 14 मामलों में से 11 मामलों में बरामदगी हुई है और 3 मामले शुद्ध तौर पर इस कथित लव जिहाद से मिलते जुलते मामले निकलकर सामने आए हैं। देखना यह है कि आने वाले कानून में इसमें किस तरह की कड़ाई बरती जाती है। रंजय सिंह और नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर आज तक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली नवंबर में ही सर्द हो गई है। नवंबर महीने में पारा जहां 10 से 12 डिग्री रहता था, वो लुढ़ककर 6 से 7 डिग्री के आसपास गिर गया है। लिहाजा हर दिन ठंड का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली कांप रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में दिसंबर वाली सर्दी नवंबर में ही पड़ने वाली है। रविवार की सुबह दिल्ली के लिए 17 साल में नवंबर की सबसे सर्द सुबह थी। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं सोमवार को पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, जो ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। इस बार नवंबर महीना कितना ठंडा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 22 दिनों में ऐसी कई सुबह 2010 के बाद से नवंबर की सबसे ज्यादा सर्द सुबह थी। आखिर इसकी वजह क्या है? जो लगातार उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा से ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जहां बर्फबारी हो चुकी है, उन पहाड़ों से ठंडी बर्फीली हवाएं जो चल रही थी, उसके कारण तापमान गिरा है और आसमान भी साफ था, जिससे कि तापमान काफी ज्यादा गिर गया। नवंबर में आमतौर पर इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी इस बार पड़ रही है। हर दिन तापमान औसत से 5 से 6 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। नवंबर के महीने में 20 तारीख के बाद जो टेम्परेचर है सामान्य तौर पर वो 11 से 12 डिग्री के बीच में रहता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 6 डिग्री तक आने का मतलब है कि ठंड पहले ही काफी शुरू हो चुकी है और लंबे समय तक ये रहेगी। सर्दी अगले कुछ दिनों में दिल्ली को और सताने वाली है। दरअसल 26 नवंबर को बारिश का अनुमान है, जिससे दिल्ली में ठंड नया रिकॉर्ड बना सकती है। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नवंबर में दिसंबर वाली ठंड का टॉर्चर। नवंबर में ही बर्फबारी से लग गए पहाड़। हिमाचल में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट। बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड का कहर। दिल्ली में टूटा 17 साल का रिकॉर्ड। सत्रह साल में नवंबर में पड़ी सबसे भयंकर सर्दी। अक्टूबर 58 साल में था सबसे ठंडा महीना। नवंबर हर दिन बना रहा नए रिकॉर्ड। क्या दिसंबर में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे?